हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी फॉर्म भरा चुका है, अब आप लोग का एग्जामिनेशन होगा तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले F1 को कंप्लीट करेंगे, फिर F2 को, फिर F3 को, और धीरे धीरे करते करते हम लोग F12 पे मूव करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग का F1 का है और हम लोग लेक्चर 1 देखने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊंगी और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इसमें से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न, आप लोगों को एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आएंगे या फिर उसका मैं अलग से पैटर्न बता दूंगी एक वीडियो बनाकर छोटा सा। अभी हम लोग सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो बस इतना बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आप लोगों को जो 70 मार्क्स का होता है ना, उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पे आप लोगों को 10 मार्क्स मिलता है। तो 10 चौका 40 मार्क्स मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पे। तो हम लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं सारा करवा दूंगी ताकि आप लोगों का 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को 4 क्वेश्चन लिखना होगा। तो जो सबसे लास्ट नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, और उसमें आप लोग को 3 दिया रहेगा और इस एग्जामिनेशन में बोला जाएगा किसी 2 पर टिप्पणी लिखे और 1 टिप्पणी लिखने पे 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो मैं कुछ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बता देती हूँ, इसी में से आप लोग एग्जामिनेशन में 3 आ जाएंगे, इसकी गारंटी भी मैं लेती हूँ, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग सेव कर लीजिए और जिस दिन एग्जामिनेशन होगा क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा और फिर उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो भी बात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जामिनेशन में हम लोग को रटना ना पड़े, सीधा लिख लें, ठीक है। बस हम लोग सुनिएगा मेरी बातों को और ध्यान से समझिएगा और एग्जामिनेशन में खुद से लिखिएगा। बस एक बार सुने रहिएगा ना तो एग्जामिनेशन में लिख पाइएगा। अगर एक बार भी नहीं सुने रहेगा तो फिर थोड़ा सा सोचने में दिक्कत होता है और टाइम ज़्यादा जाता है और एग्जामिनेशन में टाइम कम रहता है और पेज बहुत भरना होता है। डीएलएड वाले स्टूडेंट्स को मैं पहले बता दूँ, पेज जितना ज़्यादा भरिएगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विद्यालय में समाज की तरह ही वातावरण और व्यवस्था देखने को मिलती है। तो बताइए, विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विद्यालय में भी जैसे समाज में वातावरण और व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में भी रहता है। समाज की तरह विद्यालय रहता है तो विद्यालय लघु रूप हो गया, विद्यालय जो है समाज का लघु रूप हो गया, ठीक है। जैसे जिस प्रकार हम लोग समाज में रहते हैं तो किसी का विचार अलग होता है, किसी का भाषा अलग होता है, किसी का धर्म अलग होता है, किसी के धर्म और परिवार के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग धर्म के रहते हैं ना। कोई हिंदू रहता है, कोई मुस्लिम रहता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, किसी के विचार अलग होते हैं, कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ और सोचता है। तो जिस प्रकार समाज में हम लोग रहते हैं ना, भाषा अलग, धर्म अलग, परिवार अलग, उसी प्रकार विद्यालय में भी तो विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। सब एक टाइप के तो होते नहीं है, ठीक है। तो विद्यालय समाज का लघु रूप क्यों कहा जाता है? तो एक बात दिमाग में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाज में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। विद्यालय बच्चों को केवल पुस्तक ज्ञान नहीं देता है। विद्यालय जो है वो बच्चों को केवल पुस्तक ज्ञान नहीं देता है, बल्कि उन्हें सामाजिक जीवन जीने का कला भी सिखाता है। विद्यालय में बच्चे अनुशासन, सहयोग, प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता और सम्मान जैसी आदतें सीखते रहते हैं, जैसी अच्छी आदतें सीखते हैं। और समाज में भी तो बच्चे सहयोग, प्रेम, भाईचारा सीखते हैं और विद्यालय में भी ये सब सीखते हैं। तो विद्यालय को लघु रूप तो कहा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ भी अपने मित्र और शिक्षकों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। समाज में भी तो वही होता है। विद्यालय बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करता है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है। तो जिस प्रकार से समाज हम लोगों का हेल्प करता है, तो उसी प्रकार से विद्यालय भी हम लोगों का हेल्प करता है। इसलिए विद्यालय को जो है वो समाज का एक लघु रूप भी कहा जाता है। विद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, जैसे खेल कूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, प्रार्थना सभा हो गया, समूह चर्चा और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन। इन गतिविधियों से बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित होती है। समाज में जैसे नियम और कानून होते हैं ना, किसी ये करना है, ये करना है, उसी तरीके से विद्यालय में भी होते हैं। वैसे ही विद्यालय में भी नियम बनाए जाते हैं। बच्चों को समय पर आना है, अनुशासन में रहना है, दूसरों का सम्मान करना सिखाया जाता है। इससे भी भविष्य में अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। विद्यालय समाज की संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। शिक्षक बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देते हैं तथा उन्हें आचरण का शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है और उन्हें समाज में रहने के योग्य बनाता है। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है, ठीक है। तो पहला समझ गए आप लोग, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया ना कि समाज में लघु रूप क्यों कहते हैं। जिस तरीके से समाज में काम होता है उसी प्रकार से विद्यालय में होता है। विद्यालय में ये सिखाया जाता है, गतिविधियों के माध्यम से ये सिखाया जाता है। ये सारा कुछ हम लोग अपना पॉइंट नोट कर देंगे, ठीक है। उतना रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन है, तो जो एग्जाम है उसी की तरह लीजिए, ठीक है।
उतना ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है आप लोग का संस्कृति। तो संस्कृति क्या होता है? तो देखिए संस्कृति जो मनुष्य के जीवन जीने की शैली है ना, उसी को संस्कृति कहते हैं। तो कोई पूछेगा संस्कृति क्या होता है, तो जो मनुष्य के जीवन जीने की शैली है, जिस तरीके से व्यक्ति जीता है, जो रहन सहन है, क्या खान पान है, क्या भाषा है, क्या पहनावा है, यही सब होता है संस्कृति। नहीं बोलते उसका संस्कृति अलग है, उसका कल्चर डिफरेंट है, नहीं बोलते अच्छा वो गोवा में रहता है तो अच्छा उसका कल्चर ही वैसा है तो वो तो ऐसा करेगा ही, अच्छा बिहारी है तो बिहारी का तो कल्चर ही ऐसा है। तो कल्चर मतलब समझो, कल्चर को हिंदी में संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृति क्या होता है? जो मनुष्य के जीवन जीने की शैली होता है ना, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति के विचार, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, भाषा, पहनावा, कला, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं शामिल होती है। संस्कृति समाज की पहचान होती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती है, ठीक है। जैसे वो पेरेंट्स के लोग देखते हैं, ठीक है, वही नेक्स्ट जनरेशन भी करता है और उसी के नेक्स्ट जनरेशन भी वैसे ही करते जाता है, ठीक है। तो ये संस्कृति जो होता है वो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है। संस्कृति जो है वो मनुष्य को सभ्य और सामाजिक बनाती है। यह हमें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और सही आचरण की शिक्षा देती है। परिवार, समाज और विद्यालय संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन और महान मानी जाती है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषा और परंपराएं होने के बावजूद लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी एकता में अनेकता की विशेषता है। संस्कृति का संबंध केवल कला और संगीत से नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। त्यौहार, नृत्य, लोकगीत, भोजन और वेशभूषा भी संस्कृति का हिस्सा है। देखिए बस आप लोग थोड़ा बहुत सुन लीजिएगा ना, तो एग्जामिनेशन में लिख लीजिएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस लेकिन सुनते रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा। संस्कृति और इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। संस्कृति समाज को जोड़ कर रखती है और लोगों में प्रेम, सम्मान और भाईचारा की भावना उत्पन्न करती है। यह हमें अपनी परंपरा और मूल्यों का सम्मान करना सिखाती है। इस प्रकार संस्कृति मानव जीवन की महत्वपूर्ण भाग है, जो समाज को सही दिशा देने और उसकी पहचान बनाए रखने का कार्य करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर एग्जामिनेशन में आता है विद्यालय समाज का लघु रूप है तो आप लोग लिख दीजिएगा, और संस्कृति के बारे में आएगा तो आराम से लिख देंगे। संस्कृति मनुष्य के जीवन जीने की शैली को कहते हैं। रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषा, धर्म, लिंग, ये सब होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। संस्कृति बहुत जरूरी होता है। संस्कृति से रहने में मानव सभ्य बनता है, ये सब बनता है। दिस दैट फलाना टेन का लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोग का आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण का अर्थ है पुराने विचार और पारंपरिक तरीकों को बदलकर नए और आधुनिक तरीकों को अपनाना। तो आधुनिकीकरण का क्या अर्थ होता है? जो भी पुराना विचार है, पारंपरिक तरीके हैं, उसको बदलकर नया और आधुनिक तरीकों को अपनाना। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समाज, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, उद्योग और संचार के क्षेत्र में विकास करता है। आधुनिकीकरण के से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है और समाज प्रगति की ओर बढ़ता है। आज के समय में विज्ञान और तकनीक के विकास ने आधुनिकीकरण को तेज कर दिया है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक मशीनों के कारण लोगों का काम करना आसान और तेज हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई, आज के समय में विज्ञान और तकनीक के विकास ने आधुनिकीकरण को तेज कर दिया है। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक मशीनों के कारण लोगों का काम आसान और तेज हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल साधनों का उपयोग बढ़ा है। आधुनिकीकरण का प्रभाव समाज के रहन सहन, सोच और कार्य के तरीके पर भी पड़ा है। लोग अब शिक्षा, समानता और वैज्ञानिक सोच को अधिक महत्व देने लगे हैं। इससे अंधविश्वास और पुरानी कुरीतियों में कमी आई है। हालांकि आधुनिकीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। लोग अपनी परंपरा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। बढ़ती भौतिकता के कारण सामाजिक संबंध में भी कमी देखी जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों को भी बनाए रखें। इस प्रकार आधुनिकीकरण समाज के विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट है हम लोग का NCF 2005 NCF ONDP 2020 मेरे दिमाग में चल रहा था। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपका टोटल 12 पेपर है, इसमें किसी न किसी पेपर में ये जरूर टपक जाएगा। तो इसको ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा और इसको थोड़ा सा रटने की अगर रट सके तो रट भी लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पक्का आने वाला है 100%। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसमें नहीं भी आएगा तो सीरियल में आ जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCF 2005 का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। तो NCF का फुल फॉर्म पहले याद रहेगा, क्या होता है NCF का फुल फॉर्म? NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या होता है NCF का फुल फॉर्म? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसे NCERT द्वारा वर्ष 2005 में तैयार किया गया। तो NCF किसके द्वारा तैयार किया गया? तो NCF NCERT के द्वारा तैयार किया गया। कब किया गया? तो 2005 में, तभी तो NCF 2005 के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को
बच्चों के लिए सरल, रोचक और उपयोगी बनाना था। एनसीएफ 2005 बच्चों की रुचि, आवश्यकता और अनुभव को ध्यान में रखकर शिक्षा देने पर जोर दिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें रटने की बजाय समझकर सीखने पर अधिक महत्व दिया गया। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है? रटना नहीं है, समझना है, गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। इस पाठ्यचर्या में शिक्षक को मार्गदर्शक माना गया। शिक्षक का कार्य बच्चों को डराकर पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना है। एनसीएफ 2005 बच्चों में रचनात्मक सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 में मातृभाषा में शिक्षा देने को भी महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में जल्दी और अच्छे से सीखते हैं। इसमें खेल, कला, संगीत और गतिविधि आधारित शिक्षा को भी महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करना, शिक्षा को आनंददायक बनाना। एनसीएफ 2005 समानता, लोकतंत्र, नैतिक मूल्य और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार एनसीएफ 2005 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, बाल केंद्रित और जीवन उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये एनसीएफ का भी देख लिए, बच्चा को बोलता है गतिविधि के माध्यम से सिखाइए, रटने के बजाय उसको समझाने में फोकस कीजिए ज़्यादा, उस बच्चा को डरा के नहीं पढ़ाना है। ये सब आप लोग को एनसीएफ 2005 में कहता है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करने के लिए बोला गया है। एनसीईआरटी द्वारा 2005 में तैयार किया गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के महान शिक्षाविद और देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 8 फरवरी 1857 को हैदराबाद में हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली और मेहनती थे। उन्होंने अपनी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना भी है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को सरल, उपयोगी और जीवन से जुड़ा बनाने पर जोर दिया। वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया और महात्मा गांधी के शिक्षा विचारों का समर्थन किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी, सादगी और देश सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया। शिक्षा और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। वे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में देखो, आप पढ़ लिए तो 2 बार क्यों पढ़ना। अब हम लोग का है नेक्स्ट क्या है, अच्छे शिक्षण की विशेषता। अगर कोई भी अच्छा शिक्षण है तो उसकी क्या विशेषता होती है? तो अच्छा शिक्षण वह होता है जिसमें विद्यार्थी आसानी से समझ सके। वही तो होता है ना अच्छा शिक्षण। तो अच्छा शिक्षण वह होता है जिससे क्या होता है, विद्यार्थी आसानी से समझ सके और उनका ज्ञान, कौशल तथा व्यक्तित्व का विकास हो। अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या है, अगर अच्छा शिक्षण देना है जिससे बच्चा आसानी से समझ जाएगा, तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। मतलब अच्छा शिक्षण बच्चों की रुचि, आवश्यक और क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। स्पष्ट उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य पहले से निर्धारित और स्पष्ट होना चाहिए ताकि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सही दिशा में कार्य कर सके। सरल और स्पष्ट भाषा, शिक्षक को ऐसी भाषा का प्रयोग करनी चाहिए जिसे विद्यार्थी आसानी से समझ सके। रुचिकर शिक्षण, पढ़ाने की विधि रोचक और गतिविधि आधारित होनी चाहिए ताकि बच्चे उत्साह के साथ सीखें। उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग, चार्ट, मॉडल, चित्र और अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग शिक्षण को प्रभावी बनाता है। अनुशासन और सहयोग, अच्छे शिक्षण में कला का वातावरण शांत, अनुशासित और सहयोगपूर्ण होता है। प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षक को बच्चों के से प्रश्न पूछने और उनकी जिज्ञासा को समाधान करने का अवसर देना चाहिए। मूल्यांकन, अच्छे शिक्षण में समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। प्रेरणादायक शिक्षक, अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस प्रकार अच्छा शिक्षण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है जॉन डेवी। और जॉन डेवी के बारे में बता दूं, जैसे एनसीएफ 2005 में बोली वो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं टपक जाएगा, ठीक उसी प्रकार जॉन डेवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जॉन डेवी एक महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 20 अक्टूबर 1859 को अमेरिका में हुआ था। उन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। जॉन डेवी ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर जोर दिया। उनका मानना था कि बच्चे केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव और कार्य करके अधिक अच्छी तरह सीखते हैं। उन्होंने करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत दिया। डेवी के अनुसार विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। विद्यालय में बच्चों का ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहाँ वे स्वतंत्र रूप से सोच सके, प्रश्न पूछ सके और अपने अनुभवों से सीख सके। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। उसके अनुसार शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों का मार्गदर्शन करना है। जॉन डेवी लोकतांत्रिक शिक्षा के समर्थक थे। वे चाहते थे कि शिक्षा बच्चों में सहयोग, समानता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करे।
उनके विचारों का आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी गतिविधि आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा में उनके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, इसलिए जॉन डेवी को महान शिक्षाविद के रूप में याद किया जाता है। तो जॉन डेवी के बारे में पढ़ लिए, कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या दिए, किस टाइप का शिक्षा चाहते थे वो बस अब तुम भर देना है पेज, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही लीजिएगा। क्या मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं फेंकते, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अब क्या है हम लोग का अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होती है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ और व्यक्ति के विकास में सहायता करे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कुछ मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला तो उसका भाषा स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दूसरा वो बाल केंद्रित होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण सामग्री, मतलब जो उद्देश्य पूर्ण करना है ना उस हिसाब से उसका कंटेंट होना चाहिए। रोचक प्रस्तुति होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट है, क्रमबद्ध विषय वस्तु होना चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए, ज्ञानवर्धक सामग्री होना चाहिए, नैतिक मूल्य का विकास होना चाहिए और अभ्यास के प्रश्न होना चाहिए और आकर्षक रूप में होना चाहिए और जीवन से संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक के बारे में है, ठीक है। सारे पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। रोचक प्रस्तुति मतलब पुस्तक में चित्र दे देंगे, उदाहरण दे देंगे, कहानी और गतिविधि होनी चाहिए ताकि बच्चों की रुचि बना रहे। विषयों को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तकों की सामग्री उपयोगी, सही और बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तक बच्चों में अनुशासन, सहयोग, ईमानदारी और नैतिक मूल्य का विकास करता है। अभ्यास प्रश्न होना चाहिए जिससे बच्चों का समझ का मूल्यांकन हो सके, ठीक है। और आकर्षक रूप मतलब पुस्तक की छपाई, कागज और चित्र आकर्षक होने चाहिए ताकि बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो। जीवन से संबंध, पाठ्य पुस्तक की सामग्री बच्चों के दैनिक जीवन और अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए। इस प्रकार अच्छे पाठ्य पुस्तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, जे कृष्णमूर्ति के किसके बारे में है, जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और विचारक थे। उनका जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिमान और चिंतनशील थे। जे कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि बच्चों का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर में थे जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने की शक्ति दे। उन्होंने कहा कि बच्चों पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। शिक्षा का वातावरण प्रेम, स्वतंत्रता और अनुशासन से भरा होना चाहिए। उनके अनुसार भय के वातावरण में सही शिक्षा संभव नहीं है। जे कृष्णमूर्ति ने कई विद्यालयों की स्थापना की जहां बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाती है। वे रटने की शिक्षा के विरोधी थे और अनुभव द्वारा सीखने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अच्छा संबंध होना चाहिए। शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों का सही मार्गदर्शन करना भी है। जे कृष्णमूर्ति के विचार आज भी आधुनिक शिक्षा के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा को जीवन से जोड़ने और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, पाठ्यचर्या संरचना के सिद्धांत। पाठ्यचर्या संरचना का अर्थ है शिक्षा के विषय वस्तु और गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से तैयार करना। अच्छी पाठ्यचर्या बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। पाठ्यचर्या निर्माण के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा। तो पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जीवन से संबंध का सिद्धांत। पाठ्यचर्या का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन और अनुभवों से होना चाहिए, तभी वो उसको रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। लचीलापन का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की सुविधा होनी चाहिए। क्रियात्मकता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे करके सीख सके। संतुलन का सिद्धांत। पाठ्यचर्या में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास का संतुलन होना चाहिए। समाज उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाए। क्रमबद्धता का सिद्धांत। विषय वस्तु को सरल से कठिन और ज्ञान से अज्ञात, विषय वस्तु को सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। ये सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, ये आप लोगों को सीटेट के एग्जामिनेशन में भर भर के पूछा जाता है, मतलब आते ही रहता है हमेशा। सांस्कृतिक सिद्धांत। पाठ्यचर्या में देश की संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्य को स्थान दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत। पाठ्यचर्या में समानता, सहयोग, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की भावना का विकास होना चाहिए। इस प्रकार पाठ्यचर्या संरचना के सिद्धांत को प्रभावी, उपयोगी और बाल हितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी एक महान शिक्षाविद और चिकित्सक थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1870 को इटली में हुआ था। वे बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का विकास किया। उनका मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए बच्चों को स्वतंत्र वातावरण और उचित अवसर देना चाहिए ताकि वे स्वयं सीख सकें। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। उनके अनुसार शिक्षा बच्चों की रुचि, आवश्यकता और मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक का कार्य बच्चों पर दबाव डालना नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन करना है। मारिया मोंटेसरी ने खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण माना।
उन्होंने विशेष शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जिसे बच्चे देखकर, छूकर और करके सीख सके। उनके अनुसार अनुशासन बाहरी दबाव से नहीं बल्कि आत्म अनुशासन से आना चाहिए। वे बच्चों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी ताकि उनमें आत्मविश्वास और रचनात्मक विकसित हो सके। आज भी मारिया मोंटेसरी पद्धति दुनिया भर के विद्यालयों में उपयोग की जाती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके विचार का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लास्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 है। क्योंकि बिहार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा पता होना चाहिए। जैसे एनसीएफ था तो एनसीएफ पे ही बेस्ड है बीसीएफ, ठीक है। तो बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 का पूरा नाम बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है। इसे बिहार सरकार और एससीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था। वो जो आप लोग का एनसीएफ है वो एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया था और बिहार पाठ्यचर्या आप लोग को एससीईआरटी के द्वारा लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से एनसीईआरटी की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना था। बीसीएफ 2008 में बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसके अनुसार शिक्षा बच्चों की रुचि, आवश्यकता और अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। इसमें रटने की शिक्षा के बजाय समझकर सीखने और गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया गया। इस पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान दिया गया। बीसीएफ 2008 शिक्षा को बच्चों के जीवन और स्थानीय वातावरण से जोड़ने पर बल देती है। बीसीएफ 2008 में मातृभाषा में शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, समानता और नैतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। इसमें शिक्षक और मार्गदर्शक तथा बच्चों के सक्रिय शिक्षार्थी माना गया। इस पाठ्यचर्या में पुस्तकों और शिक्षण विधियों को भी अधिक सरल, रोचक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा को बोझमुक्त और आनंददायक बनाना है। इस प्रकार बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का वीडियो में आज हम लोग का F1 का लेक्चर 1 था। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे लॉन्ग के, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। ये F1 का लेक्चर 1 है। इसी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन तक वीडियो आते रहेंगे और एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी और उस क्वेश्चन की 100% गारंटी लूँगी किसी एग्जामिनेशन में वही सारा क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये सारा वीडियो बस देखते रहिए, सुनते रहिए। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन देखिए और समझिए संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं। तो यही मनुष्य का जीवन शैली की शैली है, रहन सहन, खान पान, भाषा वगैरह यही सब रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जलती आती है। इस तरीके से देख के थोड़ा बहुत उसके बाद में सोचने की कोशिश कीजिए, और नहीं सोच पा रहे थे एक बार PDF जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख के आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत भी सोच लीजिएगा तो एग्जामिनेशन में पेज भरा जाएगा। ठीक है, अगर और आप लोग को ये एक लिखने के लिए एक जो है ना, जैसे 2 लिखना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिएगा क्या जैसे 1-1.5 पेज में लिखिएगा, 2 या फिर 1-2 पेज में दोनों लिख लीजिएगा, 4 पेज में आराम से शांति से लिख लीजिएगा, मस्त मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। पेज काउंट करके ही मार्क्स मिलता है एग्जामिनेशन में। धन्यवाद, बाय।